उत्तर प्रदेश में इन दिनों छांगुर बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस केस ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। तो वहीं अब इस मामले में सामने एक पीड़िता आई है जिसने छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। पीड़िता ने यूपी से लेकर विदेश तक फैले छांगुर बाबा के काले कारोबार पर एक से बढ़कर एक बयान दिया है। उसने बताया कि कैसे उसको जाल में फंसाया और कैसे यहां से विदेश ले गए और किस तरह वो वापस आई और छांगुर बाबा का नेटवर्क और उसके लोग क्या क्या काम करते हैं। सुनिए पीड़िता की कहानी, पीड़िता की जुबानी इस खास बातचीत में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। छांगुर केस में धर्मांतरण की ऐसी गवाही सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में छांगुर के फैले नेटवर्क ने सबको चौंका दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके बाद कई ऐसी आवाजें सामने आने लगी जो छांगुर की काले कारनामे की गवाही दे रही हैं। आज एक ऐसे ही पीड़िता हमारे साथ मौजूद हैं जो छांगुर मामले में सबसे बड़ी गवाही मानी जा रही हैं। आखिर क्या हुआ इनके साथ, कैसे छांगुर के संपर्क में आई, छांगुर का साम्राज्य चलता कैसे था, कैसे लोगों की मिलीभगत थी, कैसे कई अधिकारियों की मिलीभगत थी, ये सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं इंडिया डेली न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मैं एक ऐसे इंसान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसने मुझे जिंदा रखा और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, वरना मैंने कब की सुसाइड कर ली होती। वो है भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा जी, जिन्होंने मुझे लड़ाई लड़ने का हौसला दिया और यहाँ तक लाया कि मैं इंसाफ पा सकूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप कहाँ पली बढ़ी, कहाँ जन्म हुआ आपका? सर, मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ और मैंने वहीं पे पढ़ाई की है, वहीं पे ब्यूटिशियन सीखा है और मेरा पूरा कारोबार ही बेंगलोर सिटी के अंदर था, कर्नाटका में। तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप बेंगलोर की रहने वाली हैं। बेंगलोर में आपने बचपन से हिंदी की पढ़ाई की? सर, मैंने हिंदी की पढ़ाई की है, पंजाबी की भी की है और कर्नाटका लैंग्वेज भी बोलती हूँ। अभी यहाँ यूपी है, यहाँ पे कोई भी कर्नाटका लैंग्वेज नहीं जानता है, तो यहाँ कर्नाटका बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं हिंदी आपने बचपन से हिंदी की पढ़ाई किया, कर्नाटक में पढ़ाई किया? नहीं सर, कन्नड़ में पढ़ाई की? सर, जब मैं पढ़ाई कर रही थी साथ ही साथ मैंने हिंदी भी पढ़ाई जारी रखी, उसके बाद पंजाब भी पढ़ाई जारी की है ओपन बोर्ड से। और ये जो बोल देते हैं टंग नहीं है, तो जो कई लैंग्वेज इंसान सीखता है तो उसका टंग चेंज हो जाता है। अच्छा जी। तो ये आप वहाँ पर आपने पढ़ाई की, कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने +2 की है सर। +2 के बाद क्या किया आपने फिर वहाँ? +2 के बाद कुछ दिन मैंने सोचा कि नर्स का कोर्स करूं। 11 मंथ किया, तो मैं ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ ब्लड वगैरह, उसके बावजूद नहीं कर पाई तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा, फिर आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके फिर आपने दुकान खोली, अपनी पार्लर खोली? जी सर, मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरा खुद का शॉप था ब्यूटिशियन का। और अभी आप कहाँ रह रही थी? अभी फिलहाल मैं कर्नाटका बेंगलोर में रह रही थी। अभी जहाँ से अभी मैं आई हूँ वो सहारनपुर गांव घाना खंडी है, यूपी के अंदर। तो सहारनपुर कैसे पहुँच गए आप वहाँ से? सहारनपुर ये एक बहुत लंबी कहानी है, बताइए ज़रा। एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी एक राजू राठौर उर्फ वसीम के लड़के से मुलाकात हुई, जिसने अपना इस्लामिक धर्म छुपा रखा था। राजू राठौड़ उर्फ वसीम? उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हम मुस्लिम तो लोग हैं। इंस्टाग्राम पे हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई? नहीं सर, हाय हेलो से ऐसा नहीं हुआ कि ये लोगों ने मेरी आईडी उठा ली थी। अच्छा। एक दिन मैं लाइव पे थी तो लाइव से इन लोगों ने मेरी आईडी उठा ली थी। जैसे आईडी उठाई तो इसकी वाइफ थी जो भाभी बनके उन्होंने आईडी उठाई थी और वो ही पहले मैसेज कर रही थी। उन्होंने ही शुरुआत की थी। जो साजमा थी वो सोनिया नाम से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पहले मेरा बैकग्राउंड चेक किया। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये गांव घाना खंडी, जिला सहारनपुर के रहने वाले। ये सब सहारनपुर के रहने वाले हैं? जी। ये सिंडिकेट चलाते हैं सर, जैसे हिंदू लड़कियों को बरगलाना। उनको पहले ये देखते हैं कि इकलौती लड़की देखते हैं जिसके जमीन जायदाद तो पैसा हो, उसका भी वो लड़की भी हाथ लग जाए और उसका पैसा भी। इन लोगों का सिंडिकेट है। गांव घाना खंडी के अंदर 15 से 16 घर ऐसे हैं जो सिंडिकेट चला रहे हैं अभी। और आधे नहीं, आपका केस बताइए, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। आप इंस्टाग्राम से संपर्क में आए, तब आप बेंगलोर रहती थी? जी सर। और ये लोग सहारनपुर से आपसे संपर्क में थे? जी सर, ये सहारनपुर से। उसके बाद आप लोग मिले कैसे?
सर मिले इस तरीके से, जब इन्होंने इंस्टाग्राम से नजदीकियां बढ़ गई, मैं अनाथ हूँ तो उसकी वजह अच्छा, से आप अनाथ हैं? जी, मैं फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई। और काम तो मेरा अच्छा चल रहा था सर, पैसे की तो कोई टेंशन नहीं थी मुझे। मैं सिर्फ फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई, जिसका कोई नहीं होता ना सर, उसे डूबते तिनके का सारा काफी अच्छा लगता है। जैसे माँ बाप नहीं थे, इन्होंने माँ बाप के सपने दिखाए मुझे, भाई बहन के सपने दिखाए, और इन्होंने मुझे फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया। कि आपको परिवार मिलेगा? जी, और मेरा माइंड वॉश हो गया। मैंने सोचा तू बचपन से अनाथ है तो तुझे फैमिली का प्यार तो ये सब बातें आपके बारे में उनको आपने बताई कि आप अनाथ हैं? नहीं, उन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी से पता की थी, क्योंकि जब इंस्टाग्राम की लाइव चलाता है कोई या इंस्टाग्राम, तो हमारा बैकग्राउंड उसके अंदर चेक करता, हमारी वीडियो में कोई फैमिली होती है, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना सर। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने फिर मुझे पूछा घर में कौन कौन है, मैंने बोला मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो काम क्या करते हो? मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। घर किसका? मेरा खुद का है। ये किसके? तू गाड़ी से जाती, किसकी? गाड़ी मेरी है। और ये दुकान भी मेरी है। तो इन लोगों ने वहीं से कैचअप कर लिया। तो उनको लगा कि आप बहुत सॉफ्ट टारगेट है जी, और आपको निशाना बनाया जा सकता है। जी, इन लोगों ने फिर वहां से शुरुआत की। जो इसका बाप सलीम था वो सतीश बना रहा, जो साजमा थी वो भाभी बन के सोनिया नाम से बात करती, जो इकरा थी वो कविता, और रजनी थी, रजनी बन की थी। ये राबिया जो थी रजनी बनी हुई। इन लोगों ने हिंदू नाम से ही सब लोगों ने वो किया। सर मैं समझ नहीं पाई। 2021 में इन्होंने बोला कि तू अच्छी ब्यूटिशियन है और सऊदी में लड़का है, 6 महीने बाद आएगा, तो तू एक काम कर, वहाँ तुझे अच्छी जॉब भी लग जाएगी और शादी करके वहीं सेटल भी हो जाओगे, 6 महीने बाद घर वापस आ जाओगे। तो इन लोगों ने क्या किया सर, मेरा जो पासपोर्ट था उस पर ना मेरी एंट्री करवाई ना कुछ। इन्होंने सोनिया नाम का पासपोर्ट दिया मुझे, उसके ऊपर फोटो मेरी लगी हुई थी। और मैं ये नहीं समझ पाई थी, भी मैं कभी गई नहीं थी विदेश, तो मुझे ये नहीं पता था किस तरीके से जाना है किस तरीके से नहीं। एक इन्होंने आदमी था वो मेरे सीट के पीछे था, और इन्होंने मुझे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से एक वहाँ सऊदी भेजा। सऊदी जैसे पहुँचती हूँ मैं जद्दा एयरपोर्ट पे, वहाँ अच्छा, आप सऊदी चली गई आप? जी, इन लोगों की बात पे विश्वास करके? जी, इनकी बातों पे विश्वास करके चली गई। और सऊदी जैसे तब तक सब कुछ ठीक था? तब तक ये लोग इसी नाम, हिंदू नाम से ही रह रहे थे? सर हिंदू, ये कलावा भी बांधते थे, तिलक तो भी जेद्दा आप कैसे गई? अकेले गई? जद्दा में अकेले नहीं गई थी, एक आदमी था देवबंद का, और मैं उस टाइम पे उसे नहीं जानती थी। वो मेरी सीट के पीछे था, इसके बाप से बात कर रहा था, और ये जो इसकी भाभी बनी हुई थी साजमा, उससे बात कर रहा था, जो सोनिया नाम से बात कर रही थी। तो मुझे ये नहीं पता था भी आदमी जानकार है। मैंने सोचा ये आदमी छोड़ने आया होगा यहीं पे। मुझे तब पता चला जब वो जद्दा एयरपोर्ट में साथ में उतरा। जब वो साथ उतरा, वहाँ पे राजू राठौर जो बना था वसीम आता है पिकअप करने के लिए। कुछ देवबंद के लोग थे, कुछ मुरादाबाद के लोग थे, जैसे अमरोहा है ये। जब तक तो मैं जानती ही नहीं थी कि मैं कभी यूपी आई नहीं, तो कैसे नाम पता है? जो वो लोग वहाँ थे तभी तो पता है ना सर, इनका सिंडिकेट का नाम है। मैं जैसे वहाँ पहुंची, जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, 2 घंटे बाद इन्होंने पहले सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया वहाँ पे, मेरी मांग में सिंदूर डाल दिया, गले में मंगलसूत्र बांध दिया। 2 घंटे बाद छांगुर को कॉल लगाया, और छांगुर को कॉल लगा के बोल रहा है कि लड़की पहुंच चुकी है। तो इन्होंने लड़की नहीं बोला डायरेक्टली, सामान आ गया है। अच्छा, जब आप जेद्दा पहुंचे? जी, और मुझे नहीं पता था सामान इनका कोड वर्ड है। सामान का मतलब है लड़की पहुंच चुकी है। तो वो बोल रहे हैं कि काजल करो। काजल का मतलब है कि प्रभावित कर दो लड़की को। और इन्होंने फिर एक कोड वर्ड ये रखा हुआ कि मिट्टी पलट, बोलते धर्म परिवर्तन, मिट्टी पलटो, मिट्टी पलट। तो ये कोडवर्ड जो है मुझे सऊदी में पता चला जब आपस में बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी पलटे में कोई काम का विषय भी हो सकता है इनका, कुछ भी जी। तो उस टाइम समझ में नहीं आया। जैसे रूम पे लेके गए, मंगलसूत्र डाला, मांग में सिंदूर भर दिया, उसके बावजूद जब इन्होंने छांगुर को बोला कि इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, तब समझ में आया कि ये कोई रैकेट चला रहे हैं। छांगुर ने उनको बोला? छांगुर को, और वसीम ने फोन किया वीडियो कॉल, मेरे को दिखा बाकायदे कि लड़की पहुंच चुकी है यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने, छांगुर जो था, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तबीयत खराब है और मेरे पे पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद रहता है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो अदिदलम शहर सऊदी में है, वो आएगा 2-3 दिन में और वो इसका धर्म परिवर्तन करवा देगा, जब तक तू इसको काजल कर। तो ये लगातार मेरा माइंड वॉश करता रहा। 2 दिन में नहीं मानी। तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आए, सऊदी हाइल जो है वहाँ पे, उसके अंदर अलबादिया है, वहाँ पे आया। और वहाँ पे आते ही बोल रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है, तुम क्यों मना कर रही हो? मैं और छांगुर एक ही हैं, हमने ना काफ़ी सारी लड़कियों को यहाँ अरब में ला के करोड़पति शेखों के साथ निकाह करवाया जो अरबोपति हैं,
तेरे लिए भी अच्छा सेक देख देंगे, हमारी नज़र में भी है, और तुम इस्लाम में आ जाओ, बहुत प्यारी चीज़ है। मैंने मना किया, वहाँ पे विरोध किया कि देखिए भाई, मैं सनातन हूँ, मैं पंडित हूँ, और मेरा जो अंदर का जो दिल नहीं वो गवारा कर रहा है कि मैं तुम्हारे धर्म में आऊँ, मैं अपने धर्म से बाहर नहीं आ सकती हूँ। मैंने उनको बोल दिया था ये बात। जैसे इनको ये बोला तो सर इनको बुरा लग गया, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरी अश्लील वीडियो बना ली। वहाँ पे राजू राठौर जो बना हुआ था, वसीम अकेले की अश्लील वीडियो बनाई, कुछ फोटोज खींचे गए। जब उसके बावजूद लगातार मारपीट करता रहा, 3 महीने बेल्टों से मारता रहा, और दोस्त लोगों से गालियां दिलाता गंदी गंदी, और मेरे को बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा शोषण भी किया, उत्पीड़न भी किया वहाँ पे। मेरे को ये था कि किसी तरह तू यहाँ से जिंदा निकल जाए एक टाइम पे। तो जिंदा निकलेगी तो बाहर दुनिया को अपनी आवाज़ उठा पाएगी। यहाँ सऊदी में तेरा क्या है, इंडिया जाएगी आवाज़ तो उठा पाएगी। सर जैसे मैंने सोचा तो सऊदी में आपको टॉर्चर करना शुरू किया, क्या कैसे टॉर्चर करते थे? सर बेल्टों से मारना, गालियां देना, और जो जिम्या है वो करना, दिन रात धर्मांतरण के लिए दबाव, धर्मांतरण के दबाव बनाना। और सऊदी में बहुत ज़्यादा ही जो है ये नॉनवेज चलता है, सऊदी में बहुत ज़्यादा चलता है, गौ मांस वगैरह है। तो ये मुझे मजबूर करते, मैं नहीं खाती थी, तो मेरे साथ मारपीट करते रहे लगातार। इन्होंने मेरे से पैसे ले रखे थे सऊदी में से 15 से 16 लाख किसी से, उसकी वजह से जान से नहीं मार सके मुझे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला इसको टाइम दे दो, शायद ये समझ आपके नाम पे वहाँ पैसे ले रखे थे जी, कि मैं एक लड़की लाके देंगे जी। ब्राह्मण की लड़की का रेट जो है 15 से 16 लाख का है। अच्छा। तो और जो सिख है, क्षत्रिय है, इनका 15-16 लाख का रेट है। और बिछड़ी जाती है जो पिछड़ी, उनकी जो है 10 से 12 लाख का रेट है। और एक जो रहता है ये दलित अन्य जाति के लड़के, उनका 8 से 10 का रेट लगा रखा है इन लोगों ने। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि इसकी वीडियो है ना, अगर ये कुछ भी करेगी तो वीडियो अपलोड कर देना, वरना इतने लोग हैं इसको मरवा के कहीं भी फेंक देंगे इंडिया में, ये हमसे बाहर तो जा ही नहीं सकती है। मुझे कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आई, जैसे आई इन लोगों, कर्नाटका किसने भेजा आपको 3 महीने के बाद? वसीम ने और बदरख्तर सिद्दीकी ने। अच्छा, मार नहीं पाए, वापस कर्नाटक लेके आए? कर्नाटका भेजा, और ये बोला अगर किसी को कुछ भी कहा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, तुझे कहीं भी मरवा के फिकवा देंगे, तेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं जो तेरी आवाज उठा लेगा। तो ये बात बोले सर, मैं घबरा गई, अकेली थी, कुछ कर नहीं सकी। एक मेरी वीडियो थी कि बिन माँ बाप की बच्ची हूँ मैं, अगर तू किसी से बोलेगी तो क्या कहेंगे लोग, तुझे ही गलत कहेंगे। ऐसे लोगों को कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि सच के जो सच बोलता है ना उसी को टारगेट करते हैं सर, झूठ को टारगेट करती नहीं है दुनिया। ये मैंने जैसे 2022 शुरू हुआ सर, इनकी डिमांड होगी पैसे के लिए शुरू। अश्लील वीडियो के आधार पर इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि 10 लाख ऑनलाइन डलवाए। फिर मैंने परेशान होकर बेंगलोर के अंदर भी एक सूचना दर्ज करवाई वहाँ पे। और जब पुलिस वालों को मैंने बोला सर ऐसी बात है, तो एड्रेस नहीं था इन लोगों का यूपी का, उन्होंने कॉल किया इसके बाप को जो 30 बना हुआ था सलीम। तो इसके बाप ने उसको बताया वसीम को और बदरख्तर सिद्दीकी को, तो उन्होंने तुरंत मेरी जो है फोटो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम पे। और जो साजमा है ना, जो सोनिया बनी थी इसकी वाइफ है, वो भाभी नहीं थी, उसने स्क्रीनशॉट मार मार के मुझे भेजे, बोले देख तेरी ये हालत तो करेंगे हम, इससे बदतर करेंगे, देख तेरी ये इज्जत है, हिंदुओं की ये इज्जत करते हैं, हिंदनी औरतों की हम। तो मुझे ये बोला गया था 3 दिन में अगर तू सहारनपुर नहीं आई तो हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। कर्नाटक में थे आप तब? जी। और तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू ना मर सकेगी ना जी सकेगी, तुझे काट के फिकवा देंगे। साजमा ने मुझे ये बोला, इसके बाप ने, और वसीम ने भी मेरे को प्रेशर डाला। तो मैं मजबूरन 2024 4 मई को सहारनपुर आई। 2024 4 मई को? जी। और जैसे मैं आई यहाँ से, उसका दोस्त खालिक गांव घाना खंडी का, वो मुझे लेके गया इनके घर। इनके घर लेके गया, इन्होंने बंधक बना लिया मुझे सर, मारपीट करते रहे। मैं इनके काबू में नहीं आई, ना अपना धर्म परिवर्तन किया मैंने किसी हाल में भी। मैंने इनका उत्पीड़न सा, ये 9-9 10-10 लोग मारपीट करते, गली में खींच खींच के कपड़े फाड़ देते, मैंने सहन किया, पर अपना धर्म से अडिग रही, मैं स्टिक रही। मैंने बोला अच्छी मेरी जान ले लो, मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बावजूद 12 दिसंबर को मुझे धमकी दी गई कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरी वो दुर्दशा करेंगे, तो शक्ल नहीं दिखा पाएगी। तो इसका चाचा है फरमान, सौगात का पुत्र, गांव घाना खंडी से, उससे इसका चाचे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंग रेप किया 13 दिसंबर की रात को। सिगरेटों से जलाया गया सर, प्लास्टिक कवर डाले गए मेरे हाथों पे, और चाकुओं से, देखिए सर ये प्लास्टिक कवर डाले हुए हैं, ये देखिए ये सब जले के निशान है जी। और ये देखिए चाकुओं के निशान है, चाकुओं से हमला किया गया था मेरे ऊपर।
और मेरी पूरी बॉडी देखेंगे ना तो निशान निशान मिलेंगे। इतना टॉर्चर किया, बेल्टों से मेरा गला घोट दिया गया। ये चेहरे की हालत देख सकते हो, क्रिकेट बैटों से मेरा ये पूरा फाड़ दिया था चेहरा, ये ऐसे खुल गया था। मैं पुलिस स्टेशन गई अगले दिन, वहाँ पे चंद्रसेन सैनी एसएचओ थे। तो पुलिस स्टेशन कैसे जा पाए? ये तो बड़ा मुश्किल था वहां से निकलना। सर मैं बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते निकली वहां से, किसी तरह भी, जैसे कि रात भर तो इन्होंने मेरी इतनी हालत बुरी की, मैं किसी तरह भी वहां से निकल के मैं पुलिस स्टेशन की, चंद्रसेन सैनी एसएचओ थे वहां पे, एक सुरेश नाम का था वहां पे इंस्पेक्टर, वहां गई। मैंने बोला सर मेरा गैंगरेप हुआ है, मेरी साथ ये हालत हुई, देखिए मेरा मेडिकल करवाइए और मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस वाले ने मुझे बोला, वहाँ पे रामवीर साखे चौकी इंचार्ज और संजय शर्मा पूर्व थे और रामवीर साखे जी आए हुए थे, वहीं पे थे। उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया थाने से, चंद्रसेन सैनी एसएचओ ने, चौकी में जाओ तुम, वहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। जैसे मैं वहाँ पहुंची, इनकी तो पहले से सांठगांठ होती है सर, फंडिंग इतनी इन लोगों को मिल रही थी। वहाँ पहुंचती हूँ तो रामवीर साखे जी मेरे ऊपर वहाँ पे एक शर्त रखते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पे जो है मुझे 1 लाख रुपए दो तो तुम्हारे फेवर में केस करूंगा। मैंने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि 10 लाख इनको दे दिया था, 4,35,000 था वो इन लोगों ने चुरा लिया, मेरा 3.5 तोला गोल्ड था वो। हालांकि पुलिस वालों को सब बातें पता थी, ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रही थी मैं लगातार, फिर भी पुलिस वालों ने मुझे नहीं बचाया वहां से। उन्होंने उनको बुलाया, छांगुर के गुर्गे जो फरमान थे, जो लड़कियां सप्लाई करते गाना खंडी से। आपको कैसे पता चला छांगुर के लोग थे, या फिर वहाँ जो बात हो रही थी जब वो छांगुर से लगातार छांगुर से लोग बात कर रहे थे, बात भी करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करते हैं लोग, इंटरनेट का, नॉर्मल कॉल भी नहीं करते हैं ये लोग। तो इन्होंने जब मुझे पता चल गया था कि छांगुर के गुर्गे जब बार बार वीडियो कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल कर रहे हैं छांगुर को, छांगुर पीर करके लिखा आ रहा है कॉल पे, तो ये तो इनका मास्टरमाइंड है छांगुर। तो फरमान है, ये लड़के जो है यहाँ से सप्लाई करते गाँव से, गैंगरेप किया। तो इनको फिर आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई? नहीं आपके साथ आपने गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई? पुलिस वालों ने मेरी एप्लीकेशन दर्ज की नहीं, मेरी एफआईआर ना, मेरा मेडिकल करवाया, चौकी भेज दिया मुझे पुआर का। पुआर का चौकी में रामवीर साखे थे, संजय शर्मा थे, उन्होंने 1 लाख की डिमांड की, मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने इनको कॉल किया, गुर्गों को, फरमान को, इसके चाचा बोड़ू को, इसके एक शमशाद एजेंट है। कौन से पुलिस स्टेशन की बात कर रही हैं आप? देहात कोतवाली, जिला सहारनपुर सर। तो वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने वहाँ भेजा, उनको वहाँ बुलाया, उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे आगे बैठे को ही दे दिया, उन लोगों को आगे बैठे को उन लोगों को दे दिए, और उन लोगों के साथ मुझे रामवीर साखे ने जाने पे मजबूर कर दिया। उनके साथ ही मुझे बाइक पे बैठा के भेजा, बोला जा रही है या हैनी ट्रैप के केस लगा दूं तेरे ऊपर, रामवीर साखे मुझे बोलता है। तो मैं वहाँ से इनके साथ आ गई। यहाँ आने के बावजूद इन्होंने क्या किया सर कि मेरे साथ जो है मारपीट वापस शुरू कर दिया, आके बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में ये उतरौला लेके गया बलरामपुर, जहाँ छांगुर का घर था। वहाँ छांगुर बोल रहा है इसको यहीं दफना दो कब्रिस्तान में। मुझे कब्रिस्तान के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। वहाँ पे मेरे पैरों के नीचे नरम रेत लगी, तो हल्का हल्का आंख से दिखाई दे रहा था, फुल तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे एकदम वो भी बनी हुई थी इनकी, जो दबाते हैं ना ऊपर पक्की बना देते हैं, वो थी। घर के अंदर ही एक गेट है, घर के अंदर ही गेट से निकलते हैं ना सीधा कब्रिस्तान। ये कहाँ ले गए थे आपको? बलरामपुरा, उतरौला में। अच्छा, बलरामपुर जो छांगुर का गढ़ था वहाँ पे। तो छांगुर का वो आपको क्या दिखा पूरा? सर बहुत बड़ा घर बना रखा, इतना बड़ा गेट है उसके ऊपर, यानी कि इंसान है ना एंट्री नहीं कर सकता जल्दी, अगर उसके अंदर कोई चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता, अगर किसी को रोक ले। वहाँ कमरे भी ऐसे बनाए गए कब्रिस्तान की तरफ, जो है कमरे बना रखे हैं, या तो किसी को कैद करने के लिए बना रखे हों, या किसी को भी बंधक बनाने, या उनके काम करने वाले लोग रहते होंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ। और उसी टाइम उसी तरफ में कब्रिस्तान है थोड़ा आगे चल के। तो फिर उसने बोला इसका चेहरा क्यों खराब कर दिया, अभी तो कीमत भी वसूल नहीं हुई है इससे, और तुम इसका ना हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, सहारनपुर ले जाओ यहाँ से तारावती। तो आपको बोले इसको कब्र में दफना दो, फिर इलाज की बात कैसे आ गई? सर ये बोला अगर 3-5 करे तो इसको कब्रिस्तान में गाड़ देना जिंदा यहीं पे। अगर 3-5 करे तो मार के इसको गाड़ देना। अगर ये पुलिस के पास जाने की कोशिश करे नेक्स्ट, और पुलिस के पास जाने की बात तो ये सर, जब पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं तो लड़की करेगी क्या? अभी एसएचओ को आप कॉल लगा लो, यहाँ से एसएचओ को आप कॉल लगा के पूछो तो आपको वो, उसको मेरी आवाज नहीं जाती, एसएचओ कपिल देव को एसएचओ को आवाज नहीं जाती है मेरी। फिर भी मेरे साथ लगातार मारपीट हुई, मेरी इतनी मानसिकता इन लोगों ने की है सर। 5 टाइम जानलेवा हमले कर चुके हैं योगी जी। उसके बाद आप वहां पहुंची तो फिर आपको बोला कि इसको ले आके इलाज करवाओ जी अस्पताल में? सहारनपुर ले आए, छांगुर ने कहा जी, तारावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर आपको तारावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा? वहाँ इनकी डॉक्टर जयपाल से बात हो रही थी लगातार
ना मेरा तो नाम, डॉक्टर से भी सेटिंग थी? जी, ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा उम्र पूछा। इन्होंने गलत नाम लिखवाया। वहाँ पे उम्र मेरी 40 साल लिखवा दी, जबकि मेरी 40 साल तो छोड़ो सर, मैं तो 32 साल की भी नहीं हूँ, मेरी 29-30 रनिंग है। तो इन लोगों ने इतना वो किया। उसके बावजूद लगातार इसके घर वाले जो हैं चंडीगढ़ चला रहे हैं, वहाँ पे गुलजार है, सलमान है,